हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या होती हैं? देखिए, क्लास 10th में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, दीज आर नॉट रियल लाइंस, दीज आर इमेजनरी लाइंस। सो क्या होती हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन। तो इट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को छोड़ दें और वो चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो, तो जो पाथ वो पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, तो हम जानते हैं एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मान लो इस पॉइंट पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? बाहर की तरफ। मतलब अगर ये यूनिट चार्ज मूव करने के लिए फ्री है, तो इसकी मूव करने की टेंडेंसी किधर है? जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है। और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? बाहर की तरफ। तो यही जो इसका पाथ होगा चलने का, जिस पाथ को ये फॉलो करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है। यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा। तो दीज आर just only imaginary lines, but they are used to represent the presence of electric field. तो इतना आपको समझ में आया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दें और वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो, तो जिस पाथ को वो टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, हियर क्यू इज मोर देन ज़ीरो। मतलब क्यू क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए, इन एरो को फॉलो करिए। पहला एरो क्या है? लेंथ में ज़्यादा है। दूसरा एरो लेंथ में और कम हो गया है। तीसरा एरो लेंथ में और कम हो गया है। चौथा एरो लेंथ में और कम हो गया। इस तरह से ये एरो लेंथ में कम होते जा रहे हैं। सेकंड डायग्राम में क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब क्यू इज़ नेगेटिव। यहाँ पर एरो को फॉलो करिए। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि जो चार्ज के, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज के जो पास वाले एरो हैं वो कैसे हैं? लेंथ में ज़्यादा हैं। जो दूर वाले एरो हैं वो लेंथ में कम है। देखिए, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ये एरो का मतलब क्या है? देखिए, एरो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब पहला एरो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाहर की तरफ है, दूसरा भी बाहर की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो इसलिए एरो किधर है? बाहर की तरफ है। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, वैसे वैसे इस एरो की लेंथ कम होती जाएगी। एरो की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो चेंज होता जाता है डिस्टेंस के साथ में। सेकंड डायग्राम में भी ऐसा ही है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। और डायरेक्शन कैसी होती है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एरो में दिखाएंगे तो इट इज़ नॉट मोर कन्वीनियंट। तो हम क्या करेंगे? हम इन एरो को क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं और इस तरह से बना देते हैं। तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहाँ पर हम केवल सिंगल एरो बना देते हैं, क्योंकि जनरली लिखने में बार बार इतने सारे एरो बनाना कन्वीनियंट नहीं है। तो ये एक बस
कन्वीनियंट तरीका है, एक इजी वे है ड्रॉ करने का कि सारे एरो ना दिखाकर हम केवल एक ही एरो दिखाते हैं, और ये जो एरो हैं दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर अंतर क्या है देखिए, यहाँ पर चार्ज कैसा है नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पर रखा हुआ है जो। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे खींची जाएंगी, बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर खींची जाएंगी, अंदर की तरफ। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ होता है, तो लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। अंडरस्टूड। अब ये तो हमने बात की थी कि अगर हमारे पास केवल एक सिंगल चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम कैसे खींच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो चार्ज हों, देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज। इक्वल एंड अनलाइक का मतलब कि हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा जो डायग्राम हमारे पास है, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हों, स्मॉल डिस्टेंस मतलब जो एंगस्ट्रॉम में हो या माइक्रोमीटर में हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कह सकते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स खींचनी है तो हम कैसे खींचते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही है और ऐसे नेगेटिव में एंटर कर रही है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है कर्व्ड भी है। मान लीजिए हम इस पॉइंट को लेते हैं, तो इस पॉइंट पर आप देखिए ये जो एरो है ये बाहर की तरफ है। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देता हूँ तो वो टेंजेंट क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रख देता हूँ तो वो जो क्यू नोट चार्ज है वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, इस टेंजेंट के अलोंग पाथ को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर देखो इसको पी पॉइंट पर दिखाया भी गया है, अगर मान लीजिए दोनों चार्ज सेम है, जैसे यहाँ पर देखा रखा है पहला चार्ज भी पॉजिटिव है दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दोनों चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी तो इधर तो जाएंगी नहीं। और यहाँ पर आप ये फॉलो कीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और सेकंड चार्ज की इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब वो दोनों साइडवेज ऐसे मुड़ जाती हैं। इसको हम कहते हैं कि ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और दोनों के बीच में एक पॉइंट दिया है जिसका नाम है एन। एन को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट पर दोनों चार्ज की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। देखिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास में दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और हम कोई बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। इस पॉइंट पर अगर हम इस पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो इधर की तरफ हो जाएगा अभी। दूसरे चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो इधर की तरफ हो जाएगा, ये भी अवे। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट में है। और अगर ये पी पॉइंट बिल्कुल मिडिल में एग्जिस्ट करता है तो दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। कैंसिल करने का मतलब पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ज़ीरो। और जहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया, जिसको हमने एन पॉइंट से दिखाया है, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब हियर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस इज ज़ीरो। तो ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल तरीके से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। लेकिन अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो देखिए दोनों फील्ड लाइन साइडवेज मुड़ जाती हैं इस तरह से,
और एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि दो चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे दिखाते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम कैसे शो करते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस एंड एक्सर्ट लेटरल प्रेशर साइडवेज। अभी आपने देखा था कि किस तरह से फील्ड लाइन इस तरह से मुड़ जा रही थी, ये रिपल्सिव फोर्स को शो करता है। अब बात करते हैं अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कैसे दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को वहाँ पर हम पैरेलल एरोज से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एरो आप देख रहे हैं ये पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब दोनों एरो के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें दिखाना है तो हम उसको कैसे शो करेंगे, बाय ड्राइंग एरोज पैरेलल टू वन अनदर एंड दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब इस तरह से सिंपल। और ये जो एरो हेड आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कर रखा है, एक चार्ज रख रखा है 1 कूलम के अंदर कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रखा है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ जो सबसे सिंपल वो ये है कि दीज आर इमेजनरी लाइंस। ये केवल इमेजनरी लाइंस हैं, फिजिकली हम इनको नहीं देख सकते हैं, हम केवल इनका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो ए पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज़ फ्री टू सी। ये हम डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया है तो वो जिस ट्रैक को फॉलो करेगा, मान लो इस ट्रैक को फॉलो कर रहा है, यही ट्रैक क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन जाता है। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से इमर्ज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ पर होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर। हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। देखिए जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड लाइन देखी थी, तो अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पर एक पॉइंट हमने मान लिया P, तो अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देता हूँ तो वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ये हमने अभी भी डिस्कस भी किया था जब हमने डाइपोल की बात की थी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो उस गिवन पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, वही टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। मतलब द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अलग से भी पूछी जाती है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं आपस में। आपने 10th क्लास में याद किया होगा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्ट इन द सेम वे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? देखिए इस डायग्राम में दिखा रखा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दी हैं, सपोज कीजिए वी आर हैविंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वन इज एंड सेकेंड इज दिस, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, टू टेंजेंट, एक इस लाइन पर एक इस लाइन पर। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी,
क्योंकि दो टेंजेंट खींचेंगे तो दो डायरेक्शन हो गई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट खींची जाएगी किसी पॉइंट पर, वो क्या शो करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर ये ऐसा करती हैं, तो इफ़ टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Why? Because two tangent can be drawn at that point, which is not possible. ये पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल क्यों नहीं है? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में हो सकती है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई हैं? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है. जैसे वेलोसिटी देखिए आप, एक बॉडी एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, दो डायरेक्शन में थोड़ी जा सकती है. तो यहाँ पर भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन हो रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे कि इफ़ टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, which is not possible. That's why two electric lines of force can never cross each other or intersect each other. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको फिर एक्सप्लेनेशन याद रखना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड हो जाती हैं. क्राउडेड मतलब पास पास हो जाती हैं. एंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक, देयर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर फार अपार्ट. देखिए तो 6 पॉइंट में यही कहा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोजर या क्राउडेड हो जाती हैं जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और स्प्रेड आउट मतलब दूर दूर हो जाती हैं जहाँ पर फील्ड वीकर होता है. तो देखिए यहाँ पर दो डायग्राम को फॉलो कीजिए. कैपिटल क्यू एक चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाई गई है, क्योंकि क्यू पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ है. एक चार्ज स्मॉल क्यू है. अब दोनों में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? कैपिटल क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आपस में बहुत क्लोज हैं, लेकिन स्मॉल क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो दूर दूर हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, और अगर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास पास में आ जाएंगी, बिकॉज ई प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E = 1/4πε0 Q/r². तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्यू पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर आपने देखा कि स्मॉल क्यू मैग्नीट्यूड कम है इन कंपैरिजन ऑफ कैपिटल क्यू, सो इट्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर स्प्रेड आउट और दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. कैपिटल क्यू का क्या अमाउंट है? स्मॉल क्यू के मुकाबले ज़्यादा है. इट मीन्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मोर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ स्मॉल क्यू, सो इट्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर. तो ये आपको समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी. देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर दिखाया है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो इस कंडक्टर के देखिए परपेंडिकुलर जा रही है. यहाँ पर एक चार्ज दिखाया गया है जो इरेगुलर शेप का है. यहाँ पर भी आप देखिए किसी भी सरफेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर खींचेंगे तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर है. देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो हर एक पॉइंट पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर. अब देखिए यहाँ पर तो मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव दिखाए हैं. मान लीजिए कोई कंडक्टर जो नेगेटिवली चार्ज है, तो उस पर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे दिखाएंगे? उसी तरह से दिखाएंगे, बस डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? चार्ज की तरफ दिखा देंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज की तरफ एरो शो करेंगे अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाते हैं. बस ये अंतर हुआ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो अनलाइक चार्ज हैं
एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में जाकर एंटर कर जाती हैं। लेकिन अगर लाइक चार्जेस हैं, जो कि प्रॉपर्टी 9 में बताया गया है, लाइक चार्जेस में आपने देखा होगा कि वो साइड वेज प्रेशर एक्सर्ट करने लगती हैं। जैसे हमने देखा था इस तरह से जाने लगती हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, साइड वेज चली जाती हैं, मतलब लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 10th प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी नंबर 6 से रिलेट करती है। तो आप इसको लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सीधा यही है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होती है। देखिए समझ लेते हैं। हमने इस एग्जांपल में देखा था, ये दोनों एरिया अगर मैं सेम मान लूँ जो मैंने यहाँ पर राउंड किए थे, तो आपको कौन से एरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन दिख रही हैं? पहले केस में। और पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इसी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं पर यूनिट एरिया वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतनी ही ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये उसी से रिलेट करता है। इसको आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते, ओमिट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मीनिंग वही है इसका। और नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी, अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, देखिए हम जानते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो अगर हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हो सकती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो चैप्टर 2 में भी बहुत काम आता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं, वेदर इट इज़ होलो और सॉलिड डजेंट मैटर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक होलो कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो हम कोई भी यहाँ पर चार्ज अगर रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वो सेफ रहेगा। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी इसको हम कहते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं होती हैं, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो जाती हैं। मतलब इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़, तो ये सब आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।